हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सब लोग की पढ़ाई बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो आज हम लोग कंपनी लॉ के अमेंडमेंट्स कवर करेंगे। बहुत ही बेसिक, बहुत थोड़े से अमेंडमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, आईसीएसआई के साइट पे जो सप्लीमेंट्स एड ऑन किए गए हैं उसमें काफ़ी सारे पेज दे रखे हैं। तो उन पेज को देख करके आप टेंशन में मत आइए कि वो इतने सारे अमेंडमेंट्स डाल दिए आईसीएसआई ने। तो वो बेसिकली बहुत पुराने अमेंडमेंट्स भी दे रखे हैं, 2023 के, उसके पहले के सेकेंडरी स्टैंडर्ड बहुत पुराने अमेंडमेंट हैं, कुछ केस लॉज दे रखे हैं। और इवन कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जिसमें फॉर्म सब्स्टिट्यूट हो गए हैं, जैसे फॉर्म का फॉर्मेट चेंज हो गया है। तो इस तरह के बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं जो हमारे लिए कोई रेलेवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने अमेंडमेंट्स हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है वही हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से। देखिए, चैप्टर नंबर 1 में कुछ चीज़ें जैसे हमने पढ़ी नहीं है वैसे तो, पर कुछ नए नाम यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे नंबर 1 यहाँ पे सी पेस जो है वो यहाँ पे इन्होंने बनाया है सेंटर। तो एमसीए ने सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट के लिए एक सी पेस करके एक सेंटर स्टैब्लिश किया गया है। देखो, इसका नाम हेडिंग पढ़ के ही हमें समझ में आ रहा है कि कॉरपोरेट एग्जिट को एक्सेलरेट करना, इसकी प्रोसेसिंग को एक्सेलरेट फास्टन करने के लिए सेंटर सेटअप किया गया सी पेस। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे आपको पता है वाइंडिंग अप में अगर कंपनी जा रही है तो इट्स एक लॉन्ग प्रोसेस। कंपनियां मतलब इनकॉर्पोरेशन ज़्यादा वाइंडिंग अप में परेशान हो रही हैं। तो लोगों को डर लगता है कि यार कल को हमें कंपनी वाइंड अप करनी पड़ेगी, बहुत सारा प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा, तो कंपनी क्यों बनाएं। तो इसलिए सरकार चाहती है कि भाई आप बिजनेस फॉर्मेशंस के बारे में ज़्यादा ना सोचें, बिजनेस करने के बारे में सोचें। तो इसीलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को चलते हुए इन्होंने सी पेस इस्टेब्लिश किया। तो क्या किया गया, हैज़ एस्टैब्लिश द सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेट कॉर्पोरेट एग्जिट, सी पेस बी लोकेटेड एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो कहाँ लोकेटेड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, मानेसर, गुरुग्राम। और कब से इफेक्टिव हुआ, 1 अप्रैल 2023 से। सी पेस जो है एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग ईज ऑफ कंपनीज, ईज टू द कंपनीज फॉर क्लोजिंग देयर बिजनेस। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्जिट है, कॉर्पोरेट एग्जिट है, तो ऑब्वियसली क्लोजिंग ऑफ कंपनीज करने के कंसर्न में उनको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है कि बोले ज़्यादा आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। देयर बिजनेस एंड गेटिंग देयर नेम्स रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। तो जो आरओसी रजिस्टर मेंटेन करता है कंपनीज का, उसमें से आपको नेम रिमूवल कराना है। तो उसके लिए आपको बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, बहुत आसानी से हम आपका नाम रिमूवल करवा देंगे। तो इस इंटेंशन के साथ ये सी पेस जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। आई होप ये समझ में आ गया टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, देखो यहाँ पे ये जो सेंटर सीपीसी सेंटर जो सेटअप किए गए हैं सीपीसी, इसका मेन मोटिव क्या है कि जैसे बहुत सारी फाइलिंग्स होती हैं आरओसी के पास, हर कंपनी बहुत सारे फॉर्म फाइल करती है। उनमें से दो तरीके के फॉर्म्स होते हैं। एक तो होता है स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस फॉर्म होता है जिसको हम एसटीपी फॉर्म भी बोलते हैं। आई गेस आपको याद होगा, हमने पढ़ा भी था इसके बारे में। तो बेसिकली दो तरीके के फॉर्म्स होते हैं। देखिए, वी आर हैविंग 2 काइंड्स ऑफ फॉर्म्स। एक होता है हमारा एसटीपी फॉर्म, स्टेट थ्रू प्रोसेस, मतलब जिसमें सिर्फ इंटीमेशन देनी होती है, इंटीमेशन। और एक होते हैं अप्रूवल फॉर्म्स। अप्रूवल, जैसे हम बोलते हैं कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी है, हमें आरडी से अप्रूवल लेनी है। तो ये जो अप्रूवल फॉर्म्स होते हैं उसमें तो बाय डिफॉल्ट आप काम आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते जब तक कि अप्रूवल नहीं मिल जाती। लेकिन जो एसटीपी होते हैं, जस्ट इंटीमेशन वाले फॉर्म होते हैं, उसमें आपको कोई अप्रूवल नहीं लेनी होती है। जस्ट लाइक हमें एमजीटी 14 फाइल करना है, इट्स जस्ट एन इंटीमेशन कि आपने एसआर पास किया, आपने आरओसी को 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म कर दिया। अब ये जो फॉर्म आपने सारे फाइल कर दिए हैं, उनको रैंडमली कभी भी चेक किया जा सकता है। तो उसको और अच्छे से एफिशिएंट बनाने के लिए सीपीसी सेटअप किया गया है। तो ये जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं। तो इन सेंटर्स के पास ये राइट है कि पूरे इंडिया में जितने भी फॉर्म फाइलिंग किए जा रहे हैं उनको ये क्या कर सकते हैं, ये एग्जामिन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये सीपीसी सेंटर्स जो हैं ये क्या क्यों बनाए गए हैं, प्रोसेस एंड डिस्पोज ऑफ ई फॉर्म्स। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोसेस एंड डिस्पोज ऑफ ई फॉर्म्स फाइल्ड अलोंग विद द फी एज प्रोवाइडेड इन द कंपनीज
रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिसेज एंड फीस रूल 2014, तो जितने भी फॉर्म्स जो हमारे रूल्स के हिसाब से फाइल किए गए हैं उन सारे के सारे फॉर्म्स को प्रोसेस एंड डिस्पोज ऑफ करने के लिए ये सेंटर बनाया गया था. द jurisdictional registrar other than the registrar of CPC within whose jurisdiction the registered office of the company is situated shall continue to have jurisdiction over the companies whose e-form are processed by the registrar of CPC in respect of all the provisions of Companies Act and the rules made thereunder. अच्छा, what it says, देखो ऐसा है, आज एक कंपनी है, लेट्स से कंपनी सिचुएटेड इन राजस्थान, ठीक है, तो उस पर कौन सा एप्लीकेबल होगा? आरओसी, राजस्थान आरओसी, ऑब्वियसली राजस्थान आरओसी. अब ये जो राजस्थान में सिचुएटेड कंपनी है, मान लीजिए कोई फॉर्म फाइल करें, एनी काइंड ऑफ फॉर्म, ई फॉर्म इन्होंने फॉर्म फाइल किया, तो ये जो ई फॉर्म है ऑब्वियसली एमसीए की साइट के थ्रू ही फाइल करेंगे. तो एमसीए के साइट के थ्रू इन्होंने फॉर्म फाइल किया. अब एमसीए पे पूरे इंडिया के जितने भी फॉर्म्स हैं वो आ रहे हैं ऑब्वियसली, तो इसको कंट्रोल और प्रोसेस कौन कर रहा है? सीपीसी. तो सीपीसी में कौन है? उसका रजिस्ट्रार. तो इसका कंट्रोल तो है ही रजिस्ट्रार का, प्लस साथ ही में यहाँ पे जो राजस्थान आरओसी है उसका भी इस रेस्पेक्टिव फॉर्म पे कंट्रोल रहेगा. तो जिस कंपनी ने फॉर्म फाइल किया था उसके रजिस्टर्ड ऑफिस का जो भी आरओसी लगता है, जुडिक्शनल आरओसी, उसका प्लस साथ ही में सीपीसी के रजिस्ट्रार, दोनों का यहाँ पे जुडिक्शन रहेगा. चलिए, कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज एंड फीस अमेंडमेंट रूल 2024. अच्छा, यहाँ पे क्या किया गया? एक नया रूल ऐड किया गया है. आफ्टर रूल 10 द फॉलोइंग रूल शैल बी इंसर्टेड, नेमली दैट इज फॉर रूल नंबर 10A, दैट इज फॉर सीपीसी. जो सीपीसी अभी हम बात कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रार ऑफ सीपीसी स्टैब्लिश अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 396. अब जो ये रजिस्ट्रार है, जो सीपीसी का रजिस्ट्रार इस्टेब्लिश किया गया था, तो उसको क्या पावर दिए गए थे, क्या पर्पस के लिए उसको इस्टेब्लिश किया गया है? तो पर्पस क्या है? एग्जामिन करना और कॉज टू बी एग्जामिन. या तो खुद एग्जामिन करो या किसी और से एग्जामिन कराओ. क्या एग्जामिन करो? एवरी एप्लीकेशन और ई फॉर्म या डॉक्यूमेंट, जितने भी एप्लीकेशन हैं, ई फॉर्म्स या डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड या अथोराइज टू बी फाइल्ड या डिलीवर्ड एज प्रोवाइडेड अंडर सब रूल नंबर 3 फॉर अप्रूवल, रजिस्ट्रेशन या टेकिंग ऑन रिकॉर्ड बाय द रजिस्ट्रार. तो जितने भी फॉर्म्स या एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फाइल किए गए हैं उनको आप एग्जामिन एंड कॉज टू बी एग्जामिन करने का इनको पावर दिया गया है. द रजिस्ट्रार शैल टेक अ डिसीजन ऑन द एप्लीकेशन ई फॉर्म डॉक्यूमेंट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फाइलिंग. अब यहाँ पे देखो, ये जो रजिस्ट्रार ऑफ सीपीसी है ये क्या करेगा? जितने भी फॉर्म फाइल किए गए ना, उन सारे के सारे फॉर्म्स पे डिसीजन इनको लेना है 30 days के अंदर, कि इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना. तो 30 दिन के अंदर इनको डिसीजन लेना है. लेकिन कौन से फॉर्म में नहीं लेना है? excluding the cases in which an approval of CG, RD या any competent authority is required. अब भाई अगर किसी पर्टिकुलर फॉर्म में ऑलरेडी अप्रूवल वाला फॉर्म है, जो स्टेट थ्रू प्रोसेस वाला फॉर्म नहीं है, अप्रूवल वाला फॉर्म है, तो ऑटोमेटिक सी बात है वहाँ पे वो कंसर्न अथॉरिटी उसको एग्जामिन करने के बाद ही आगे प्रोसीड करवाएगी. तो उनमें तो सीपीसी को कुछ नहीं करना है. लेकिन उनके अलावा जितनी भी फॉर्म्स हैं उनमें फॉर्म फाइलिंग के 30 दिन के अंदर अंदर डिसीजन मेकिंग किसको लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रार सीपीसी को डिसीजन मेकिंग लेना पड़ेगा. The provision of sub rule number 2 to 5 of rule 10 shall apply mutatis mutandis in relation to the examination of the application. मतलब वही rule 10 के सारे provision इस पर as applicable हो जाएंगे. The registrar of CPC shall exercise jurisdiction all over India in respect of examination of following applications, e-forms, documents as specified under companies registration offices amendment rule 2024. तो आई होप सीपीसी का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है. तो सीपीसी एक बॉडी से स्टैब्लिश की गई है. पर्पस क्या है? पूरे इंडिया में जितने भी फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट्स, ई फॉर्म्स वगैरह फाइल होंगे उनको एग्जामिन करना है, उन पर उसमें डिसीजन मेकिंग करना है. 30 दिन में इनके पास पावर होता है और इनके साथ साथ उस रेस्पेक्टिव फॉर्म पे जो भी जुडिक्शनल आरओसी है उसका भी पावर रहेगा. चलिए, लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट है डिप्लॉयमेंट एंड यूसेज ऑफ चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म. तो अभी यहाँ पे एक और फॉर्म की बात है. चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म जो है वो अवेलेबल किया गया है.
Stakeholders are informed that change request form has been made available on version 3 portal for the convenience of the users of MCA 21 services. तो अभी आपको पता होगा वर्जन 3 चल रहा है MCA का, हर बार नए अपडेशंस के साथ न्यू MCA 21 आ जाता है. पहले सबसे पहले वर्जन 1 था, फिर 2 आया, फिर 3 आया. तो दिस वेब बेस्ड फॉर्म इज़ टू बी यूज्ड ओनली अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज. तो जो भी MCA 21 के यूज़र्स हैं उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो उसके कंसर्न में वो क्या कर सकते हैं, CRF चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म जो है फाइल कर सकते हैं, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज में फाइल कर सकते हैं फॉर मेकिंग रिक्वेस्ट टू द ROC for the purpose which cannot be catered through an existing form या services or functionally available either at the front office level or the back office level. मतलब जो सर्विसेज अभी फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस में प्रेजेंटली नहीं मिल पा रही है तो उनके लिए ये एक ऑल्टरनेटिव रूट बनाया गया है चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म. तो चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म के थ्रू आप वहाँ पे ROC को एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है निधि कंपनीज के लिए बोला गया है. व्हाट इट सेड कि a company shall not use the word Nidhi Limited in the name unless it is declared as such under section 406 of the act. तो जब तक आपको निधि कंपनी की परमिशन नहीं मिल गई तब तक आप निधि लिमिटेड यूज़ नहीं कर सकते. अंडरस्टूड सी बात है. तो a company shall not use निधि लिमिटेड unless it is declared by the CG by notification in the official gazette to be निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी as the case में भी. तो जब तक ऑफिशियल गजट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिश नहीं किया है तब तक आप निधि लिमिटेड वर्ड यूज़ नहीं कर सकते अनलेस इट इज़ पब्लिश. तो अगर पब्लिश हो गया है तो आप यूज़ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है. सिंपल सा अमेंडमेंट है. चलिए लेट्स मूव फर्दर. चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं. वही निधि कंपनी के कंसर्न में ये वो सेम अमेंडमेंट की बात कर रहा है जो अभी हमने बताया. तो एज पर द अमेंडेड रूल द वर्ड निधि शैल बी ओमिटेड from clause P, which means that if the proposed name includes word nidhi, a declaration to be submitted by the applicant that the requirement mandated by the respective regulator have been complied with by the applicant is not mandatory. तो what it said कि भाई निधि आप अपने नाम के साथ जोड़ नहीं सकते हैं. आप तभी जोड़ पाएंगे जब आपने वो रिक्वायरमेंट जो भी बताई थी ऑफिशियल गजट में पब्लिशिंग की वो फॉलो कर ली है. तो निधि कंपनी अंडर द एक्ट डज नॉट हैव द लास्ट वर्ड निधि लिमिटेड एज पार्ट ऑफ इट्स नेम शैल बी ओमिटेड. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाई ऑफिशियल गजट में पब्लिश करा लो फिर उसके बाद यूज़ कर लेना. तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है कि निधि कंपनी डज नॉट हैव द लास्ट वर्ड निधि लिमिटेड एज पार्ट ऑफ लास्ट नेम इज ओमिटेड. तो एक क्लॉज दे रखा था कि निधि कंपनी निधि लिमिटेड वर्ड यूज़ नहीं करेगी, वो हटा दिया गया और वो यूज़ करेगी अगर ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो गया है. तो निधि कंपनी का कॉमन जो अमेंडमेंट था दोनों चैप्टर्स पे एप्लीकेबल है. चलो अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, शेयर एंड शेयर कैपिटल की तरफ. तो शेयर एंड शेयर कैपिटल में जो अमेंडमेंट है वो कोई बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, छोटे से अमेंडमेंट है. लेट्स सी क्या अमेंडमेंट है. अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट एवरी पब्लिक कंपनी विच इशूड शेयर वारंट्स, किसके कंसर्न में, शेयर वारंट्स के कंसर्न में है, प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. अब बहुत पुराने ज़माने के वारंट्स की बात हो रही है. एंड नॉट कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, है ना. 2013 में उससे पहले आपने वारंट्स इशू किए थे जिनका आपने कन्वर्जन नहीं कराया अभी तक, उसकी बात कर रहे हैं. शैल अब उनको अचानक से इनको याद आ गया कि अच्छा अब उनका क्या करें हम. तो शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months, within a period of 3 months of the commencement of the aforesaid amendment rules shall inform the registrar about the details of such share warrants in PAS 7. तो जो वारंट्स कन्वर्ट नहीं होते उसकी डिटेल्स आपको PAS 7 के अंदर भेजनी है. ये रूल कब आया था, अक्टूबर 2023 में आया था. तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना था, PAS 7 के अंदर ROC को इन्फॉर्म करना था. And within a period of 6 months of the commencement of the aforesaid amendment rules, require the bearer of share warrant to surrender such warrants to the company and gets the shares dematerialized in their account. For the purpose, the company shall place a notice for the bearer of the share warrant in form number PAS 8 on the website of the company if any, and shall also publish the same in the newspaper in vernacular language and in English newspaper. तो भाई देखो ऐसा है, फर्स्ट पॉइंट में तो उसने क्या बोला कि आपने शेयर वारंट पहले इशू किए हुए थे कंपनीज एक्ट 2013 में और जिनका भी कन्वर्जन नहीं हुआ था. तो कन्वर्जन नहीं हुआ था तो उसकी इंटीमेशन आपको भेजनी थी ROC को कितने टाइम के अंदर, 3 months के अंदर. विद इन हाउ मेनी मंथ्स,
3 मंथ्स के अंदर अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला जब से ये रूल आए थे उसके बाद अब अगर कोई बियरर वारंट होल्ड करता है तो उसको बोला गया भैया आप बियरर वारंट होल्ड नहीं कर सकते, अब यहाँ पे डीमार्ट के अंदर ही होल्ड करना पड़ेगा आपको। तो अगर आप क्या करते हैं, आप बियरर वारंट होल्ड करते हैं तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा इन वारंट्स को, और उसके बदले में आपको क्या लेना पड़ेगा, शेयर्स लेने पड़ेंगे डीमैट फॉर्मेट में, और इसके लिए आपको नोटिस पब्लिश करना पड़ेगा। नोटिस कौन से फॉर्म में पब्लिश करना है, PAS 8 के अंदर नोटिस पब्लिश किया जाएगा। 2 जगह आपको नोटिस पब्लिश करना है, एक तो वेबसाइट पे अपलोड करना है प्लस 2 न्यूज़पेपर्स के अंदर भी आपको पब्लिश करना है। थर्ड वन, फर्दर in case any bearer of share warrant does not surrender the share warrant within the period referred, the company shall convert the share warrant into demat form and transfer the same into the IPF account। और अगर होल्डर नहीं आ रहा आगे से तो कंपनी की ड्यूटी डाल दी है कि कंपनी को खुद से उसको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है शेयर्स में और डीमैट में कन्वर्ट करके IPF अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। According to the amendment, now mandatory dematerialization requirement is applicable on all securities of every private company also, but excluding small companies, government companies, at a timeline of 18 months is provided from the closure of financial year in which a private company is not a small company for the compliance with the mandatory dematerialization requirement। और अब हर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपने सिक्योरिटीज़ डीमैट में रखनी पड़ेगी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो, पब्लिक हो प्राइवेट हो, हर कंपनी को पब्लिक पे तो पहले भी था, प्राइवेट कंपनीज़ पे भी एप्लीकेबल हो गया। सिर्फ कौन सी कंपनीज़ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, दैट इज़ व्हाट, एक तो स्मॉल कंपनीज़ जो हैं उनको एग्जाम्पशन दे दिया है, और जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं उनको एग्जाम्पशन दे दिया है कि इनको यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि डीमैट में रखें, बाकी उसके अलावा सारी कंपनीज प्राइवेट कंपनीज को भी क्या करना पड़ेगा, डीमैट में शेयर रखने पड़ेंगे। और कितना टाइम पीरियड दिया गया, 18 मंथ्स का टाइम पीरियड उनको प्रोवाइड किया। कहाँ से, क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच प्राइवेट कंपनी इज नॉट अ स्मॉल कंपनी फॉर द कंप्लाइंस विद द मैंडेटरी डीमैटेरियलाइज रिक्वायरमेंट। जैसे मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी थी, पहले स्मॉल कंपनी थी, स्मॉल कंपनी से अब वो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बन गई है, उसका कैपिटल टर्नओवर बढ़ गया है, तो उस केस में जब भी वो स्मॉल कंपनी नहीं रहेगी तो उसके 18 महीने के अंदर अंदर उसको इस कंप्लाइंस को पूरा करना पड़ेगा। तो आई होप ये वारंट्स वाला केस समझ में आ गया आपको। तो वारंट्स वाले केस में हमने क्या क्या पढ़ा, 2 फॉर्म नंबर्स पढ़े, PAS 7 एंड PAS 8। PAS 7 के अंदर डिक्लेरेशन जा रहा है कि भाई हमने क्या कर रखा है, ये वारंट्स जो है अभी तक कन्वर्ट नहीं कराए। और दूसरा PAS 8 में क्या बोला गया है, जिनके भी फिजिकल वारंट्स है उनको नोटिस दिया जा रहा है, बियरर वारंट जो है कि भाई तुम आकर के अपने वारंट सरेंडर कर दो और उनके बदले में शेयर्स ले लो, डीमैट के अंदर शेयर्स कन्वर्ट करा लो, ठीक है। चलिए लेट्स मूव फर्दर। दैट इज व्हाट companies listing of equity share and permissible jurisdiction rule 2024 in pursuance of the announcement on July 28, 2023 by the Union Minister for Finance and Corporate Affairs Srimati Nirmala Sitharaman to enable direct listing of the Indian companies at GIFT IFSC exchanges in the first phase, the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance has amended FEMA non-debt instrument rules 2019 and notified the direct listing equity shares of companies incorporated in India on international stock exchanges। बेसिकली ये जो गिफ्ट IFSC है, ये IFSC का पूरा कॉन्सेप्ट वैसे सेबी में कवर्ड है। तो IFSC सेंटर्स जो हैं उन पे ऑब्वियसली सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रमोशंस हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है फॉरेन करेंसी में डील करना के लिए बहुत परेशान ना हो, एक ही जगह पे सारी फॉरेन करेंसी हो जाए। इसके लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह जो है वो सारे के सारे IFSC सेंटर्स पे आसानी से अवेलेबल हो जाए। तो इन सारे पर्पसेस के लिए IFSC सेंटर सेटअप किए गए हैं। सरकार टाइम टू टाइम बहुत सारी सब्सिडीज ग्रांट करती है, उनको एग्जामिशंस ग्रांट करती है, तो उनसे रिलेटेड सारे पावर्स जो IFSC को प्रोवाइड किए गए हैं, तो वो सारी कहानी वहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है। तो अभी जैसे कंपनी लॉ में जो है गिफ्ट IFSC का कोई ऐसा सच कॉन्सेप्ट नहीं, कोई टॉपिक नहीं है, तो इसके लिए ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं रहेगा यहाँ पे कंपनी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट सिक्योरिटीज अमेंडमेंट रूल 2024 in exercise of the powers conferred under Companies Act 2013, the central government hereby has notified amendment rule number 9B, which relates to the securities डीमैट फॉर्म बाय द प्राइवेट कंपनी। जो अभी मैं बता भी रही थी आपको कि प्राइवेट कंपनीज को भी अब सिक्योरिटीज़ किस में रखनी पड़ेगी, डीमैट में रखनी पड़ेगी। तो ये रूल नंबर 9B, 9A तो पहले से था ही, आपको याद ही होगा। रूल नंबर 9A में पब्लिक कंपनीज को मैंडेट कर दिया था कि डीमैट में होगा। अब 9B भी इंसर्ट कर दिया उन्होंने कि जिसके हिसाब से अब प्राइवेट कंपनी को भी डीमैट में रखना पड़ेगा। तो अब प्रोड्यूसर कंपनी
covered under 9B shall issue the securities only in demat form and facilitate dematerialization of all the securities in accordance with the provision of Depositories Act and regulation made thereunder and comply with the provisions within a period of 5 years from the closing of the financial year. तो प्रोड्यूसर कंपनीज को क्या बोला गया कि प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो 5 इयर्स के अंदर अंदर क्या करेंगी, एक तो जो भी नए शेयर, एक तो आपको क्या करना है, एग्जिस्टिंग जितने भी शेयर्स हैं उनको डीमैट में कन्वर्ट करना है, कंप्लाई करना है प्रोविजंस को, प्रोविजंस कंप्लाई करने हैं किसके, डिपॉजिटरीज एक्ट के, है ना, डिपॉजिटरी एक्ट के सारे प्रोविजन कंप्लाइंस करना है। और उनको अब जो भी सिक्योरिटी इशू करेंगे, न्यू सिक्योरिटीज, वो डीमैट में होंगी, और जो एग्जिस्टिंग है उनको फैसिलिटेट करेंगे डीमैट में कन्वर्जन करने के लिए। ये प्रोविजन डाला है रूल नंबर 9B में। चलिए लेट्स मूव फर्दर। मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स चैप्टर पे मूव ऑन करते हैं। चैप्टर नंबर 5 व्हाट इट सेज कि व्हाइल इशूइंग द सेकेंड अमेंडमेंट रूल इन रूल नंबर 9 क्या इंसर्ट किया गया, सब रूल नंबर 4, एवरी कंपनी शैल डेजिग्नेट अ पर्सन। अच्छा क्या अमेंडमेंट है, एवरी कंपनी शैल डेजिग्नेट अ पर्सन who shall be responsible for furnishing and extending cooperation for providing information to the ROC or any other authorized officer with respect to the beneficial interest in shares of the company। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया, आपको याद है बेनिफिशियल इंटरेस्ट, हमने सेक्शन 89, 90 पढ़े थे। तो सेक्शन 89 में बेनिफिशियल इंटरेस्ट के डिस्क्लोजर्स की बात की गई थी। तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रेस्पॉन्सिबल पर्सन को डेजिग्नेट किया जा रहा है ताकि वो बंदा जिम्मेदार होगा ये सारे के सारे काम को देखने के लिए। तो व्हाट दिस सेड कि कंपनी क्या करेगी, डेजिग्नेट अ पर्सन who shall be responsible for furnishing and extending cooperation for providing information to the ROC और अदर अथराइज ऑफिसर। तो जिनका भी, जैसे आपको याद होगा कि एक हमने सेक्शन 89 में प्रोविजन पढ़ा था कि जो भी पर्सन रजिस्टर्ड होल्डर है, बेनिफिशियल होल्डर नहीं है, वो कंपनी को इन्फॉर्म करता है। एग्जैक्टली जो बेनिफिशियल होल्डर है वो भी बताता है कि भाई मेरे नाम पे शेयर रजिस्टर्ड नहीं है बट मैं बेनिफिशियल होल्डर हूँ। फिर कंपनी ROC को बताती है। तो कंपनी में कौन बताएगा, उसके लिए एक डेजिग्नेटेड पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल किया गया है, राइट है। देन फॉर द पर्पज ऑफ सब रूल 4 अ कंपनी में डेजिग्नेट, अब किसको डेजिग्नेट किया जा सकता है, एज यूजुअल कंपनी सेक्रेटरीज, हम तो हैं ही हैं बहुत जिम्मेदार लोग। इफ़ देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू अपॉइंट ऑफ सच कंपनी सेक्रेटरी अंडर द एक्ट, तो अगर आपकी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो आप कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर लीजिए। और मान लीजिए आपकी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना ज़रूरी नहीं है, आप छोटी कंपनी है, तो KMP अदर देन द कंपनी सेक्रेटरी, तो उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है। या फिर एवरी डायरेक्टर इफ देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी और KMP, तो अगर कंपनी सेक्रेटरी और KMP दोनों ही नहीं है तो फिर डायरेक्टर को आप अपॉइंट कर सकते हैं। Until a person is designated as referred in sub rule number 4, the following person shall be deemed to have been designated। और मान लीजिए आपने ऐसा कोई डेजिग्नेशन नहीं दिया तो फिर किन किन को हम डेजिग्नेटेड पर्सन मान लेंगे, बाय डिफॉल्ट मान लेंगे। किन किन को, नंबर 1 कंपनी सेक्रेटरी को, एज यूजुअल उसकी जिम्मेदारी है, कंप्लाइंस ऑफिसर है तो उसको तो देखना ही पड़ेगा। इफ देयर इज रिक्वायरमेंट टू अपॉइंट कंपनी सेक्रेटरी, या फिर MD मैनेजर इन केस देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी। और अगर मान लीजिए कंपनी में MD मैनेजर भी नहीं है तो एवरी डायरेक्टर इफ देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी या MD या मैनेजर। तो अगर ये लोग नहीं है तो ऑब्वियसली कौन होगा, हर डायरेक्टर की जिम्मेदारी हो गई। और इफ कंपनी शेल, एवरी कंपनी शेल इन्फॉर्म द डिटेल्स ऑफ द डेजिग्नेटेड पर्सन्स इन एनुअल रिटर्न। और जो भी डेजिग्नेटेड पर्सन्स आपने अपॉइंट किए हैं उनकी डिटेल्स आप किस में डाल दीजिए, एनुअल रिटर्न में डालेंगे। एंड इफ कंपनी चेंजेस द डेजिग्नेटेड पर्सन एट दैट टाइम, और आप इनमें कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, आपके डेजिग्नेटेड पर्सन चेंज हो रहे हैं, तो चल इंटीमेट द सेम टू द ROC इन फॉर्म नंबर GNL2। कौन से फॉर्म में इंटीमेशन किया जाएगा, GNL2 नाम के फॉर्म के अंदर ROC को इन्फॉर्म किया जाएगा इफ देयर इज एनी चेंज इन द डेजिग्नेटेड पर्सन। तो पूरे जो अमेंडमेंट रूल हुआ उसमें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हुई, वापस एक बार रिकैप कर देती हूँ। हमें क्या अपॉइंट करने हैं, डेजिग्नेटेड पर्सन्स, हर कंपनी को, एवरी कंपनी क्या करेगी, अपॉइंट डेजिग्नेटेड पर्सन। अच्छा डेजिग्नेटेड पर्सन का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कोऑपरेट और इन्फॉर्म ROC
किसके कंसर्न में? बेनिफिशियल इंटरेस्ट के कंसर्न में। अच्छा, और अब ये डेजिग्नेटेड पर्सन आखिरकार होगा कौन? हु विल बी दिस पर्सन? दिस पर्सन कैन बी कंपनी सेक्रेटरी अगर है तो, नहीं तो KMP, और नहीं तो डायरेक्टर। और अगर आपने ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं किया, अगर आपने ये अपॉइंटमेंट नहीं किया, इफ नॉट, तो उस केस में डीम्ड हो जाएंगे। तो डीम्ड डेजिग्नेटेड पर्सन, तो कौन है डीम्ड डेजिग्नेटेड पर्सन? वही कंपनी सेक्रेटरी, अगर है तो पहले केस में, नहीं है तो MD या मैनेजर, और अगर वो भी नहीं है तो एवरी डायरेक्टर, ही विल बी द डेजिग्नेटेड पर्सन, राइट है। और इसका डिटेलिंग, डेजिग्नेटेड पर्सन का डिटेलिंग कहाँ जाएगा? एनुअल रिपोर्ट में। और इसमें कोई भी चेंजेस होगा तो हमें फॉर्म फाइल करना ROC को GNL 2 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, हाँ जी, IPF अकाउंट के कंसर्न में क्या बोल रहा है ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड IPF जो है सेकेंड अमेंडमेंट रूल, द चेंजेस इंटेंड्स टू रेज द मिनिमम क्लेम रिक्वायर्ड to submit a claim to the IPF authority and to make clear the procedure for transferring securities to legal heirs. Legal heir certificate from tax authorities are now accepted under the laws. तो अगर कोई लीगल हेयर अपने जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनका कोई भी क्लेम लेने आ रहे हैं जिनके शेयर्स IPF में ट्रांसफर हो चुके थे, तो उनका क्लेम लेने के लिए ऑब्वियसली लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट चाहिए। तो अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी से आपने कोई सर्टिफिकेट लिया है, लीगल हेयर सर्टिफिकेट, तो उसको हम वैलिड मानेंगे। बट दे ऑल्सो कॉल फॉर फर्दर पेपर वर्क लाइक इंडेमनिटी बॉन्ड एंड NOC वगैरह फ्रॉम अदर लीगल हेयर्स। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए होंगे। तो एक तो लीगल हेयर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कहाँ से? इनकम टैक्स अथॉरिटी से। और प्लस क्या चाहिए हमें? एक तो इंडेमनिटी बॉन्ड, और क्या चाहिए हमें? NOC, किससे? अदर लीगल हेयर से, राइट। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा अमेंडमेंट, दैट इज व्हाट, ये केस लॉ दे रखा है एक छोटा सा, तो किसके कंसर्न में देख लेते हैं। ROC एडजुडिकेशन ऑर्डर इन रीलिंक्डइन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड। और तो उस केस में क्या हुआ था, व्हाट इज द केस? तो ROC ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा इन द मैटर ऑफ लिंक्डइन इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड हैज पास्ड an adjudication order against LinkedIn for violation of statutory compliances of section 8990। 8990 आपको पता ही है कि हमें डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बताना पड़ता है, SBO सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, कि किसका एक्चुअली कितना इंटरेस्ट है, और कोई किसी और के नाम पे शेयर होल्ड करता है तो डेफिनेटली उसको इंटीमेशन देनी पड़ती है ना। तो इसमें क्या हुआ था, डिसीजन क्या किया गया कि ROC बेस्ड इट्स फाइंडिंग ऑन मेजरली 3 ग्राउंड्स। होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप, दैट इज व्हाट लिंक्डइन कॉर्पोरेशन by virtue of being the holding company of LinkedIn India as stated in financial statement has control over the composition of board of directors in LinkedIn India। obviously holding company, holding subsidiary का relationship जो है section 90 में fall करता है। reporting channels, majority of directors in LinkedIn India were either the employees of Microsoft Corporation or the LinkedIn Corporation। and board resolution passed by the LinkedIn India by which it authorized the CFO, treasurer and the assistant treasurer of Microsoft Corporation to operate the bank account of the LinkedIn India। तो यहाँ पे आपस में इंटरेस्ट कनेक्शन सेट हो रहा है इन सारे रीजन की, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी बन गई है, साथ ही में इनमें मेजॉरिटी ऑफ स्टेक जो है एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका आपस में कनेक्शन सेट हो गया है, और प्लस साथ ही में बैंक ऑपरेशंस वगैरह करने के लिए BR वगैरह पास किया गया था। तो ROC's order penalized LinkedIn India and its directors along with Mr. Ryan Rosalki and the Satya Nadella with the cumulative amount of 21.5 lakh on the ground that they failed to declare their SBO in the LinkedIn India। तो इन्होंने यहाँ पे डिक्लेरेशन सेक्शन 90 में डिक्लेरेशन में डिफॉल्ट किया था, इसलिए उन पे पेनल्टी इम्पोज की गई थी। एक नॉर्मल सा केस था। चलिए नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 8 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। हाँ जी, इसमें जो है रूल नंबर, सब रूल नंबर 13 जो है उसमें क्या है, earlier any amount required to be credited by the companies to the fund as provided under sub rule 10, 11 and 12
shall be remitted into the specified account of IEPF authority maintained in the PNB within 30 days। ठीक है, पहले दिस वाज द प्रोविजन कि जो भी आपका अमाउंट है जो IEPF अथॉरिटी का PNB में जो अकाउंट है उसमें 30 दिन में पेमेंट करना था। लेकिन अब क्या बोल रहा है, आफ्टर द अमेंडमेंट द अमाउंट शैल बी ट्रांसफर्ड ऑनलाइन टू द अथॉरिटी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच अमाउंट बिकम्स ड्यू। तो ये जो पेमेंट है वो ऑनलाइन ही जाएगा, यहाँ पे आप कोई फिजिकल पेमेंट या मैनुअल पेमेंट नहीं करेंगे। तो अब स्ट्रिक्टली प्रोविजंस हैं 30 दिन के अंदर अंदर आपको ऑनलाइन, ये मतलब 30 दिन वाला तो एक तो खत्म ही है। क्या बोल रहा है, वर्ड 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेमिटेंस और विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ दिस रूल एज द केस में बी शैल बी ओमिटेड। तो ये प्रोविजन नहीं है, आप प्रोविजन सिंपल क्या है कि ट्रांसफर्ड ऑनलाइन टू द अथॉरिटी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट अमाउंट बिकम्स ड्यू। मतलब जिस दिन ये अमाउंट ड्यू बन जाएगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर ही आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है। बस सिंपल सी बात है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने की रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र किसको, अथॉरिटी को। और कितने दिनों में, 30 डेज ऑफ ड्यू। Earlier, any amount required to be credited by the companies to the fund as provided under sub-rule 11A shall be remitted into the specified account of IEPF authority maintained in the PNB. However, after amendment now it shall be transferred online to the authority within a period of 30 days from the date of amount become due। Again वही ऑनलाइन जो है 30 दिन के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा। और ये जो वर्ड 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेमिटेंस और विद इन 30 डेज कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल एज अ केस में भी ओमिटेड। तो ये जो पहले था 30 दिन वाला जो प्रोविजन ये ओमिट हो गया है। तो प्रोविजन आने के 30 दिन, क्योंकि अब तो बहुत टाइम हो गया ना IPF रूल्स को आए हुए, तो अब ये क्यों बोलेगा कि 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ IPF अमेंडमेंट रूल, तो वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट इज 6A। Earlier amount required to be credited by the companies to the fund as provided in sub rule number 9, 10, 11 shall be remitted into the specified account of IPF maintained in the PNB. However, after the amendment shall be transferred online to the authority। ये सब जगह वही ऑनलाइन वाले ही पूरी रामायण है, तो ऑनलाइन ही है बस, और कुछ अमेंडमेंट नहीं इसमें। चलिए, एक है मर्जर ऑफ फॉर्म्स IPF 3 विद IPF 4 एंड IPF 7 विद IPF 1 अलॉन्ग विद चेंज इन द पेमेंट प्रोसेस। तो अभी इन्होंने क्या किया कि जो IPF 3 है ना वो किसके साथ मर्ज हो गया, 4 के साथ, और IPF 7 जो है वो किसके साथ मर्ज हो गया, IPF 1 के साथ। तो मतलब अब अलग से 3 फाइल नहीं करना है और 7 फाइल नहीं करना है, अब आपका 4 और 1 से ही पर्पस सॉल्व हो जाएगा। दैट इज द अमेंडमेंट। चलिए लेट्स मूव फॉर द अकाउंट्स एंड ऑडिटर। देखिए अकाउंट्स एंड ऑडिटर की जो अमेंडमेंट्स देखेंगे उसमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में अमेंडमेंट दे रखे हैं। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो हमारे सिलेबस का पार्ट था ही नहीं, तो वो सारे अमेंडमेंट्स हमारे लिए इररेलेवेंट थे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या बोल रखा है इसने, as per the amendment a new provision is inserted in rule, that is what rule number 12(1)(b). what it said, provided also that for the financial year 23-24, ये वैसे हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, form number CSR2 shall be filed separately on or before 31st December 2024 and after filing AOC4 form AOC4 NBFC as specified or form number AOC4 XBRL as specified एज द केस में बी। याद ही होगा आपको पहले क्या हो रहा था कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 पहले क्या हो रहा था, फॉर्म नंबर CSR2 जो था सेपरेटली फाइल हो रहा था। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में हम इसको क्या करते हैं अटैचमेंट में, जो हम CSR की करते हैं उसी के साथ अटैचमेंट करके भेजते हैं, अलग से नहीं जाता है ना। चलिए अब यहाँ पे ये कुछ केस लॉ दे रखे हैं, इसको कोई रेलेवेंट नहीं है सच। हाँ जी, नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, चैप्टर नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं। एज पर द अमेंडमेंट वेयर नो ऑब्जेक्शन और सजेशन इज रिसीव, ये अमेंडमेंट जो हमारा है सेक्शन 233 का ये कवर्ड है ऑलरेडी, ये हमने अमेंडेड ही पढ़ा था, इसलिए दोबारा से ये 23 का अमेंडमेंट है वह हमने ऑलरेडी अमेंडेड ही पढ़ा है, तो इसलिए नया अमेंडमेंट नहीं है, इसे टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है दैट इज व्हाट रूल नंबर 25A, दिस इज फॉर क्रॉस बॉर्डर मर्जर। अच्छा, क्रॉस बॉर्डर मर्जर में क्या होता है, एक फॉरेन कंपनी होती है और एक इंडियन कंपनी होती है, राइट। हाँ जी, अब इस केस में क्या है बेसिकली व्हाट इट सेज,
where the transferor foreign company incorporated फॉरेन कंपनी तो ऑब्वियसली इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया होगी, बीइंग अ होल्डिंग कंपनी। अब बहुत ही मस्त बात बोलिए, फॉरेन कंपनी होल्डिंग कंपनी है और कौन है वो, ट्रांसफरर कंपनी है। कौन सी कंपनी है, ट्रांसफरर कंपनी है। और फिर ट्रांसफरी कौन हुई, इंडियन कंपनी। ये सब्सिडरी हुई, कौन सी वाली सब्सिडरी है, होली ओन सब्सिडरी, होली ओन सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। तो दिस इज व्हाट द होली ओन सब्सिडरी। अब यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है, हो क्या रहा है कि होली ओन सब्सिडरी कंपनी जो है उसमें ये फॉरेन कंपनी क्या हो रही है, मर्ज हो रही है ना, ट्रांसफर है, मतलब ये फॉरेन कंपनी खत्म हो जाएगी और सिर्फ होली ओन सब्सिडरी इंडियन कंपनी ही कंटिन्यू करेगी। दिस इज व्हाट इट मीन्स। तो अब ऐसा अगर कोई सिचुएशन अराइज हो जाता है तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, नंबर 1, बोथ द कंपनी शैल ऑब्टेन द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। तो दोनों को ही आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, द ट्रांसफरी इंडियन कंपनी है ना, शैल कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 233। तो उसको सेक्शन 233 के कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे। द एप्लीकेशन शैल बी मेड बाय द ट्रांसफरी इंडियन कंपनी टू सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 233 ऑफ द एक्ट एंड द प्रोविजंस ऑफ रूल 25 शैल अप्लाई टू सच एप्लीकेशन। और साथ ही में रूल 25 के प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा। एंड द डिक्लेरेशन रेफर टू इन सब रूल, और साथ ही में डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा। तो क्या क्या बातें इसने बोली, नंबर 1, एक तो ट्रांसफरी जो कंपनी है वो है होली ओन सब्सिडरी। ट्रांसफरर कंपनी कौन है, फॉरेन कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी ने एक्वायर कर लिया होल्डिंग कंपनी को, और अब जो ट्रांसफरी कंपनी है, पहले तो आरबीआई को अप्रूवल तो दोनों को लेनी पड़ेगी। ट्रांसफरी कंपनी को सारे जो प्रोविजन है 233 के वो फॉलो करने हैं, एप्लीकेशन लगानी है, डिक्लेरेशन देने, ये सारे काम कौन करेगी, इंडियन ट्रांसफरी कंपनी करेगी, राइट है। देन shall be made at the stage of making application under section 233 of the act. This amendment ensures compliance with the regulatory authorities and the Companies Act by providing clarification and procedural requirement for the cross-border merger involving foreign holding and their Indian subsidiaries. तो उसके कंसर्न में ये रूल एप्लीकेबल है, रूल नंबर 25A। आई होप क्लियर है ये। अब नेक्स्ट है डॉर्मेंट कंपनी। अच्छा, डॉर्मेंट कंपनी के कंसर्न में एक छोटा सा अमेंडमेंट है। क्या बोला इसने कि रूल नंबर 3 इज मॉडिफाइड बाय स्टेटिंग दैट इफ कंपनीज हैविंग एनी आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन, क्या है इनके पास, आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन है, देन enclosure of concurrence from the lender in form number MSC1 is not required. Also, that requirement to enclose certificate in MSC1 indicate that there is no management or ownership dispute persistent is also dispensed with. तो पहले ये डिक्लेरेशन देने पड़ते थे ना कि अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग लोन है, आप डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस लेना चाहते हो, तो आपका कोई आउटस्टैंडिंग लोन है तो आपको लेंडर से जो है सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। नंबर 2, अगर आपको कोई डिस्प्यूट वगैरह है तो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ये सब अब नहीं करना है। द फॉर्म MSC1 इज मॉडिफाइड टू इंक्लूड दिस रिक्वायरमेंट अंडर द हेडिंग डिक्लेरेशन इन द फॉर्म इटसेल्फ। तो आपको अलग से कुछ नहीं करना। क्या बोला, रिक्वायरमेंट टू एनक्लोज सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग देयर इज नो मैनेजमेंट ओनरशिप इज ऑल्सो डिस्पेंस विद। तो ये अलग से सर्टिफिकेट अटैचमेंट वाली अब कोई बात नहीं है, क्योंकि MSC1 में खुद में ही ये सारे डिटेल्स आ जाएंगी। तो MSC1 इज मॉडिफाइड टू इंक्लूड दिस रिक्वायरमेंट अंडर द हेडिंग डिक्लेरेशन इन द फॉर्म इटसेल्फ। तो फॉर्म में ही ये डिक्लेरेशन हो जाएंगे। अब आपको अटैचमेंट नहीं लगाना, मतलब कहने का मतलब ये, मतलब बात तो बतानी है लेकिन अटैचमेंट के फॉर्मेट में नहीं लगानी है, आपको डायरेक्टली फॉर्म में फिल करनी है। हमारा अमेंडमेंट जनरल मीटिंग के कंसर्न में, इसमें भी कोई खास अमेंडमेंट नहीं है। ये सिंपल ये बोल रहा है कि अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोई मीटिंग कॉल प्लान कर रहे हैं या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू कोई मीटिंग कॉल कर रहे हैं तो एनी हाउ उसको निपटा लो फटाफट। तो आफ्टर ड्यू एग्जामिनेशन इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू अलाउ कंपनीज हुज AGM आर ड्यू in the year 24 and 25 to conduct their AGM through video conferencing या other audio visual means on or before 30th September 2025। तो एनी हाउ आपको पता है लास्ट डेट ऑफ कंडक्टिंग AGM 30th September ही होती है, तो उससे पहले निपटा लो इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट। और however it is hereby clarified that the general circular shall not be construed as conferring any extension of the statutory time for holding the AGM। तो किसी भी केस में हम यहाँ पे टाइम एक्सटेंशन नहीं दे रहे, आपको टाइम लाइन के अंदर अंदर अपनी AGM कंडक्ट करनी पड़ेगी। तो अगर आप ये प्लान करें कि हम इलेक्ट्रॉनिकली अपनी मीटिंग कॉल करें AGM, तो आप फटाफट से टाइमली उसको निपटा लीजिए। दैट्स इट। तो ये सारे अमेंडमेंट्स जो है, ये कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह जो हैं ये एप्लीकेबल हैं, तो इनको एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि बहुत बार कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है अमेंडमेंट में से ICSE ज़रूर पूछ लेता है। तो आई होप
आप सब लोगों ने अच्छे से सुन लिया है और आपकी प्रिपरेशन एकदम ज़ोरों शोरों से है, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।